अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड का नाम है अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ। ये विचर सीरीज की एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। दिखाया जाता है कि एक सुनसान गांव में कुछ लोग आए हैं और वो इस गांव के सुनसान होने को लेकर थोड़ा सा परेशान है, हैरान है। तभी यहाँ पर एक उड़ता हुआ क्रीचर आता है जो इन लोगों का काम तमाम कर देता है। ये जो क्रीचर है इसके बारे में मैं आपको पहले से बता देती हूँ। इसे ब्रक्सा कहते हैं और आगे कहानी में आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब चलते हैं टेसाया के पास। पिछले सीजन में हमें दिखाया था कि बैटल ऑफ सॉर्डन हिल में येनिफर ने अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल किया था और निल्फगार्ड की आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया था, जिस वजह से वो ये जंग जीत गए हैं। बट फिलहाल येनिफर कहाँ है टेसाया को नहीं पता। वो उसे लगातार ढूंढ रही है। वो कई सारे लोगों की मेमोरीज खंगाल रही है ताकि येनिफर का अता पता लग सके। यहाँ विल्गेफोर्ड आता है। वो टेसाया को कहता है कि येनिफर जा चुकी है, इस बात को उसे एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही इस बात का भी जिक्र होता है कि निल्फगार्ड आर्मी से लगभग 20,000 सोल्जर्स मारे गए, वहीं इनकी साइड से सिर्फ 9,000 लोग मारे गए। तो एक तरह से इनकी जीत हो चुकी है, मगर येनिफर पता नहीं कहाँ है। यहाँ हम गेरल्ड और सीरी को भी देखते हैं। ये भी येनिफर को ही ढूंढ रहे हैं और वो टेसाया के पास जाते हैं। आपको याद होगा कि सीज़न 1 में ही सीरी ने एक विजन देखा था जिसमें वो टेसाया को येनिफर का नाम चिल्लाते हुए देखती है। तो इसी बात को वो यहाँ पर दोहराती है और कहती है कि ये जो हो रहा है मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। गेरल्ट टेसाया के पास जाता है, उससे बात करता है, पूछता है कि येनिफर कहाँ है और टेसाया को इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो ये लोग मान रहे हैं कि शायद येनिफर मर चुकी है। थोड़ी देर बाद गेरल्ट और सीरी को फिर से दिखाया जाता है। वो यहाँ पर एक जंगल में है। सीरी सोने की कोशिश कर रही है लेकिन डरावने ख्वाब उसे अभी भी परेशान करते रहते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो गेरल्ट भी उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और फिर बात पहुंचती है उसके चाइल्ड सरप्राइज होने पर। सीरी जानना चाहती है अपने परिवार के बारे में कि उन्होंने उसे एज अ चाइल्ड सरप्राइज गेरल्ट को क्यों दिया। गेरल्ट कहता है कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी, यानी जो तुम्हारी नानी थी, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हो और मैंने तुम्हारे पिता की एक तरह से हेल्प की थी, उनकी जान बचाई थी और इसके बाद मुझे तुम लॉ ऑफ सरप्राइज के तहत तोहफे में मिली। साथ ही गेरल्ट ये भी एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे पिता नहीं जानते थे कि वो तोहफे में क्या दे रहे हैं। मतलब उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुद की बेटी किसी और का चाइल्ड सरप्राइज बन जाएगी। सीरी यहाँ पर स्किलेज जाने की बात करती है। स्किलेज वो जगह है जहाँ से उसके पिता बिलोंग करते थे, मगर गेरल्ट उसे आगाह करता है कि तुम वहाँ जाकर रह तो सकती हो, आराम से तुम वहाँ पे खाना पीना तो अच्छा खा सकती हो, लेकिन वहाँ तुम्हारी किसी से शादी कर दी जाएगी और वो भी तुम्हारी गद्दी पर अपना हक जताएगा। यानी कि तुम सिंतरा की राजकुमारी हो और वो तुम्हारे हिस्से में आने वाली जगह है, मगर कोई भी लड़का उस जगह को क्लेम करने के लिए तुमसे शादी करना चाहेगा। अब चलते हैं अर्तुजा, जहाँ पर जादू की ट्रेनिंग दी जाती है और येनिफर भी यहीं से ट्रेन हुई थी। इस जगह पर ट्रिस मैरीगोल्ड सीजर्स में है, यानी बैटल का उस पर गहरा असर हुआ है। ये लोग मिलकर, यानी टेसाया, विल्गेफोर्ड और आर्टोरियस मिलकर उसे स्टेबलाइज करते हैं। इसके बाद टेसाया आर्टोरियस को बताती है कि जो तुम्हारी नीस थी, यानी कि फ्रिंजिला, वो निल्फगार्ड आर्मी को लीड कर रही थी एक तरह से और आगे आगे चल रही थी। उसने ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं और केओस का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स जो है उनके कई सारे रूल्स होते हैं। वो जादूगरनियाँ बनाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और भी कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर, बट उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और फ्रिंजिला उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो एक तरह से उसे डिसोन किया जा रहा है। यहाँ येनिफर के बारे में भी बात होती है और ये लोग काफ़ी नाउम्मीद लग रहे हैं। इन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि येनिफर मर चुकी है, बट ऑफ कोर्स सीज़न 2 में येनिफर मुझे नहीं लगता कि मरने वाली है। और आगे क्या होगा, आई होप कि जॉर्ज आर मार्टिन की जो कहानियों में होता था ना, वैसा ना हो इस शो में। फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि येनिफर ज़िंदा ही होगी। खैर, इन लोगों का अंदाज़ा है कि येनिफर जा चुकी है, बट टेसाया जो है एक बात को लेकर थोड़ा सा खुश है। उसके हिसाब से इनके पास एक प्रिजनर है जो सीधा निल्फगार्ड का जो एम्परर है उसे जवाब देता था, तो वो इनके कब्जे में है। यहाँ बात हो रही है किसकी, बता देती हूँ आपको पहले से ही, ब्लैक नाइट की, यानी कि पिछले सीज़न में जिसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था सीरी को और भी हमारे सारे हीरोज़ को, वो अब टेसाया के कब्जे में है। मैंने कहा था ना कि येनिफर ज़िंदा है।
देखिए, एक पेड़ के नीचे बंधी हुई है, इसे फ्रिंजला ने अपने कब्जे में किया हुआ है, यानी निल्फगार्ड आर्मी ने येनिफर को अपना बंदी बना लिया है। चलते हैं गेरल्ट और सीरी के पास। यहाँ गेरल्ट अपने बचपन के स्कूल के बारे में बता रहा है, यानी उस जगह के बारे में जहाँ उसने अपने विचर बनने की ट्रेनिंग ली थी। इसे एक कार मोरन कहा जाता है और यहाँ पर विचर्स ठंड के मौसम में जाते हैं ताकि ख़ुद को हील कर सकें और साथ ही अपना आर्मर रिप्लेस कर सकें। उनके पास जो जादुई एलिक्सर्स होते हैं उनको भी रीफ़िल कर सकें। गेरल्ट का घर है वो, ऐसा गेरल्ट का मानना है। इसी बात पर सीरी को अपना भी घर याद आ जाता है और वो सिंत्रा का जिक्र करती है। कहती है कि बचपन में वो एक लड़के की तरह ड्रेसअप करके बाहर जाती थी ताकि नकल बोन्स खेल सके। मैंने जब देखा ना वीडियो में तो मुझे लगा कि ये गेम तो शायद बचपन में मेरी बड़ी बहनें भी खेलती थी और मतलब जो कज़न्स थी वो लोग खेलती थी और उसको गिट्टे खेलना कहते हैं शायद। मैं कई बार कोशिश करती थी ये गेम खेलने की, बट मेरे हाथ पे ना कभी वो गिट्टा आता ही नहीं था, मैं उसको ठीक से बैलेंस ही नहीं कर पाती थी। खैर सीरी इस गेम में लगता है काफ़ी अच्छी है, उसके पास तो वैसे भी और भी सुपर पावर्स हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और गेरल्ट को यहाँ पर एक डियर दिखता है, एक हिरन दिखता है जिसे मारा जा चुका है और इस वजह से जो रोच है वो थोड़ा घबरा जाता है। गेरल्ट ऐसे में एक जादू का उसका जो एक एक्शन होता है उसे परफॉर्म करता है और इस वजह से रोच जो है वो थोड़ा शांत होता है। विचर्स हमेशा एक हाथ से ही कोई भी साइन परफॉर्म करते हैं ताकि उनके दूसरे हाथ में तलवार रह सके, यानी लड़ने को हमेशा तत्पर। गेरल्ट और सीरी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ जो गांव है वो बिल्कुल एकदम सुनसान है, यहाँ कोई है ही नहीं। ये वही जगह है जहाँ हमें एपिसोड के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर जाया गया था, यानी यहाँ काफ़ी ख़तरनाक जीव रहता है, इतना तो हमें पहले से ही पता है। गेरल्ट कहता है कि यहाँ पास में ही एक मेरा दोस्त भी है और वहाँ जाके हम रात बिता सकते हैं। तो गेरल्ट और सीरी जाते हैं गेरल्ट के पुराने दोस्त के पास और हमें पता चलता है थोड़ी से इफ़ेक्ट्स के बाद कि ये जो दोस्त है वो अब एक भालू-नुमा शक्ल लेकर जी रहा है, यानी इसके साथ कुछ हुआ है और गेरल्ट भी इस बारे में नहीं जानता है। नेवेलिन नाम का ये शख्स गेरल्ट और सीरी को अपने घर में इनवाइट करता है और जादू से कई तरह के खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है और सीरी के नहाने का भी इंतज़ाम करता है। सीरी जब नहाकर बाथ टब से बाहर निकलती है तो वहाँ सामने एक ड्रेस होती है और सीरी को लगता है कि नेवेलियन ने ही ये ड्रेस शायद उसके लिए वहाँ रखी है। वो अच्छे से तैयार होती है और जब बाहर आने लगती है तो हमें साथ में कमरे की सीलिंग दिखाई जाती है और पता चलता है कि ऊपर से छुपकर सीरी को कोई देख रहा था। ये किसी तरह का ख़तरनाक जीव लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हॉरर वाली वाइब्स आ रही थी ये सीन देखकर। गेरल्ट और नेवेलियन डिनर के लिए तैयार हैं। यहाँ सीरी भी पहुँचती है। नेवेलियन सीरी को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। साथ ही वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वाइन और खाना लेकर आ जाता है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। फिर सीरी पूछती है नेवेलियन से कि वो विचर को यानी कि गेरल्ट को कैसे जानता है। नेवेलियन बताता है कि कई साल पहले जब नेवेलियन एक यंग लड़का हुआ करता था तब इस इलाके में कहीं से वाइब्रन आ गया था। ये दिखने में ड्रैगन जैसा होता है मगर इसका जो चेहरा है वो सांप की तरह होता है और इसकी एक लंबी सी पूंछ भी होती है। आप इसे ड्रैगन से कंपेयर कर सकते हैं मगर ड्रैगन समझने की गलती मत करिएगा। नेवेलियन अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता था और इसीलिए वाइब्रन को खुद मारने के लिए चला गया मगर गलती से उसके डेन में यानी उसकी गुफा में गिर गया। वहाँ तब गेरल्ट आता है और नेवेलियन की जान बचाता है और वाइब्रन को भी मार देता है और फिर वाइब्रन का सर नेवेलियन के हाथ में सौंपता है और उसके पिता को बताता है कि इसे नेवेलियन ने ही मारा है। यानी गेरल्ट शुरू से ही खुद को सख्त दिखाता है मगर दिल का बहुत ही सॉफ्ट है और लोगों की हेल्प करने में विश्वास करता है। गेरल्ट उससे पूछता है कि तुम इस हाल में कैसे पहुंचे, यानी कि तुम दिखने में इतने अलग कैसे हो गए हो। नेवेलियन बताता है कि उसने कुछ गलती की है बहुत बड़ी। वो कुछ गलत लोगों के साथ रहने लगा था और एक दिन उसने लायन हेडेड स्पाइडर के टेम्पल पर अटैक कर दिया था। तब उस टेम्पल में रहने वाली प्रीस्टेस ने उसे श्राप दिया था कि तुम जिंदगी भर एक मॉन्स्टर की तरह दिखोगे और अकेले रहोगे। गेरल्ट कहता है कि जितने भी श्राप होते हैं उनका कोई ना कोई काट तो ज़रूर ही होता है। नेवेलिन का कहना है कि मैंने कई सारी लड़कियों को पैसे दे दे के किस किया मगर कोई भी मुझे दोबारा से राजकुमार में नहीं बदल सकी। अब गेरल्ट पास के सुनसान गांव के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है। कहता है कि यहाँ पर कोई रह क्यों नहीं रहा। ऐसे में नेवेलियन बताता है कि बैटल ऑफ सॉडन हिल के बाद यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे करके यहाँ से चले गए क्योंकि ये सारे एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी डेंजरस हो गए हैं, ख़तरनाक हो गए हैं।
हालांकि गैरल्ट को इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। नेवेलियन का कहना है कि यहाँ पर वाइल्ड हंट भी अक्सर आता है और कई लोगों ने उसे देखा है। वाइल्ड हंट एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो इंसान नहीं हैं बल्कि मर चुके हैं। इनके घोड़े भी स्केलेटन होते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं उन्हीं स्केलेटन वाले घोड़ों पर बैठकर जाते हैं और आसमान में उड़ते हैं बेसिकली। तो काफ़ी कुछ इसके बारे में आपको पता चलेगा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। फ़िलहाल बस आप इतना जान लीजिए कि ये भी वाइल्ड हंट का एक तरह से जिक्र कर दिया गया है यहाँ पर, और आगे भी कहानी में शायद ये आएंगे। नेवेलियन को लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तभी वाइल्ड हंट जो हैं वो अब दिखने लगे हैं। गैरल्ट इस बात से कन्विंस्ड नहीं है। तभी इन्हें ऊपर से कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ें आती हैं और नेवेलियन कहता है कि उसकी बिल्ली वेरीना की आवाज़ है ये। हालांकि गैरल्ट और सीरी के चेहरे पर अभी भी कुछ शक है। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। अब चलते हैं अर्थुजा, जहाँ पर काहिर यानी कि ब्लैक नाइट बंदी बना हुआ है और टिसाया बिल्कुल तैयार है उसे टॉर्चर करने के लिए। काफ़ी ख़तरनाक ट्रिक के साथ उसके स्कल को पकड़ती है टिसाया और काफ़ी टॉर्चरस सीन मुझे तो लग रहा था ये। मगर जो काहिर है वो बिल्कुल वाइट फ्लेम की शक्ति में विश्वास कर रहा है और कोई भी राज टिसाया को बताने के लिए तैयार नहीं है। वो निल्फगार्डियन आर्मी के लिए एकदम लॉयल है। फ्रिंजला के पास ज़्यादा केओस यानी जादू नहीं बचा हुआ है। वो फिर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करती है अपने जादू का और खाने का इंतज़ाम करती है, मगर येनिफर कुछ खास इम्प्रेस नज़र नहीं आ रही है। धीरे धीरे येनिफर को एहसास होता है कि निल्फगार्डियन आर्मी हार चुकी है और फ्रिंजला अपने लोगों के साथ वापस भाग रही है। येनिफर को अंदाज़ा होता है कि उसे बंदी किस लिए बनाया गया है, ताकि फ्रिंजला उसे वाइट फ्लेम यानी कि निल्फगार्ड के एम्परर के सामने लेकर जा सके और जो हार मिली है इन लोगों को उसके बदले शायद वाइट फ्लेम थोड़ा सा रहम दिखाएगा अगर येनिफर उनके कब्जे में होगी तो। वापस चलते हैं सीरी और गैरल्ट के पास। यहाँ नेवेलिन एक शैडो शो दिखा रहा है और कहता है कि उसने ये पहली बार देखा था ऑक्सनफर्ड में। ऑक्सनफर्ड एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई होती है और ये नॉर्थ का बेसिकली सबसे बड़ा कॉलेज है। इस शैडो शो में एक एल्व और ह्यूमन की लव स्टोरी है। एक एल्वन वॉरियर को एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो जाता है और इस प्ले को कहा जाता है द फॉल ऑफ द एल्डर्स। बेसिकली ये एल्डर ब्लड से रिलेटेड स्टोरी है, यानी एक तरह से सीरी अपने ही वंशजों के बारे में जान रही है। इसके बाद सीरी नेवेलियन से कहती है कि माउसैक ने उसे एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। नेवेलियन एक्चुअली सीरी को माउसैक की याद दिला रहा है और वो कहती है कि माउसैक ने उसे बताया था कि एक बार एक हेजहॉग ने एक लड़की को किस किया था जिसे वो प्यार करता था और उसके बाद उसको जो श्राप मिला था वो चला गया था और वो फिर से एक राजकुमार बन गया था। यानी माउसैक ने सीरी को सीरी के ही पेरेंट्स की लव स्टोरी सुनाई थी। खैर नेवेलियन जो है वो बताता है कि मैं जिस हाल में जी रहा हूँ उसे मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी गलत काम किए हैं। जब मैं पहली बार इस हुलिये में आया था तो मैंने अपने सारे नौकरों को मार डाला था। सीरी कहती है कि तुम चाहते नहीं होगे उन्हें मारना। बेसिकली सीरी शायद हर इंसान में अच्छा देखना चाहती है अभी भी और इसीलिए नेवेलियन के बारे में भी अच्छा सोच रही है। सीरी कहती है कि तुम कितने भी ख़राब हो लेकिन जिन लोगों ने मेरे घर को जला दिया और उसके अंदर मौजूद लोगों को मार दिया तुम उनसे बुरे तो नहीं ही हो। नेवेलियन कहता है कि हम जैसे दिखते हैं उस बात की वजह से हम मॉन्स्टर नहीं बनते हैं बल्कि हमारे कर्म हमें मॉन्स्टर बनाते हैं। वहीं गैरल्ट कैसल के बाहर है और कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं और शायद गांव की तरफ ये फुटप्रिंट्स जाते हैं और फिर अचानक से स्नो में गायब हो जाते हैं। वो नेवेलियन से कुछ सवालों का जवाब चाहता है और इसीलिए एक ड्रिंकिंग गेम खेलने की बात आगे रखता है और फिर ये लोग नेवेलियन के पिता की जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर डैगर्स चलाने लगते हैं और आप देखेंगे कि जो गैरल्ट है वो पीछे चल रहा है, नेवेलियन जीत रहा है। हालांकि गैरल्ट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि नेवेलियन जादू का इस्तेमाल करते हुए चीटिंग कर रहा है और गैरल्ट के गेम में शायद पूरी तरह से ईमानदारी से शामिल नहीं होना चाहता है। फिर नेवेलियन एक बहुत ही आम सा सवाल करता है, कहता है कि तुम इस बच्ची के साथ कैसे घूम रहे हो? जिस गैरल्ट को मैं जानता था वो तो इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तुम कैसे बदले? तो गैरल्ट येनिफर का नाम लेता है और कहता है कि उसी ने मुझे बदला है, बट वो अब इस दुनिया में नहीं है, शायद मर चुकी है। नेवेलियन को लग रहा है कि गैरल्ट
तकलीफ में कैसे नहीं है, मतलब वो ठीक कैसे है अगर येनिफर की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है तो। गैरल कहता है कि मैं तकलीफ में हूँ, भले ही नज़र नहीं आ रहा। वो ये बात डायरेक्टली नहीं कहता, मगर उसके जवाब से यही लगता है कि अंदर तो बहुत पेन है लेकिन बाहर जाहिर नहीं कर रहे हैं गैरल साहब। अब नेवेलियन गैरल्ट से पूछता है कि क्या तुमने सीरी को सच बताया कि जो लोग विचर्स होते हैं उन्हें कुछ मैजिक हर्ब्स पिलाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं, और कई सारे जो बच्चे हैं जो विचर बनना चाहते हैं वो बच भी नहीं पाते और मर जाते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं उनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स जो हैं वो नहीं बचती, और उन्हें ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि वो आम चीज़ों पर रिएक्शन ना दे सकें। एक तरह से वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए खुद ही मॉन्स्टर बन जाते हैं, ऐसा नेवेलियन का कहना है। हालांकि गैरल का मानना है कि सीरी के साथ वो नौबत नहीं आएगी। विचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमें येनिफर और फ्रिंजला को दिखाया जाता है फिर से। येनिफर फ्रिंजला को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तुम हार चुकी हो और क्यों ना हमारे साथ ही आ जाओ और अर्तुजा चलते हैं। वहीं फ्रिंजला जो है वो येनिफर को कहती है कि तुम अंधी हो, तुम देख नहीं सकती कि जो वाइट फ्लेम की ताकत है वो कितनी ऊंची है। बेसिकली फ्रिंजला वाइट फ्लेम की पूरी तरह से फॉलोअर बन चुकी है। वापस चलते हैं सीरी के पास जो सो रही है, और ऊपर से वेरीना यानी कि नेवेलियन की बिल्ली आ गई है, जो असल में एक लड़की है। इसके काले काले बाल हैं और दिखने में थोड़ी डरावनी लग रही है। जब ये सीन आया था तो मैं घबरा गई थी और आंखें थोड़ी सी बंद कर ली थी ताकि पूरा सीन ना देखूं। और सीरी जो है उसे बुरे सपने आ रहे हैं। वेरीना उसके सपनों को शायद शांत करती है और सीरी की आँख खुल जाती है। वो सीरी से पूछती है कि तुम्हें वो ड्रेस कैसी लगी जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, और इसी से हमें पता चलता है कि उस वक्त नेवेलियन हैरान क्यों हो गया था सीरी को उन कपड़ों में देखकर। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वेरीना सीरी से टेलीपैथी के ज़रिए बात कर रही है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी जैसी हो। इस बात का क्या मतलब हुआ? वो सीरी को क्या मॉन्स्टर कह रही है? वेरीना भी कुछ अलग सी ही लग रही है। क्या है, हमें आगे पता चल जाएगा। सीरी को अंदाज़ा होता है कि नेवेलियन वेरीना को ही छुपा रहा था, यानी ऊपर से जो आवाज़ें आ रही थी वो वेरीना की थी, और वो नहीं चाहता कि विचर वेरीना को देखे। वेरीना इस बात पर सीरी के हाथों पर किस करती है और उसे सुला देती है जादू से, और वहाँ से चली जाती है। गैरल्ट भी गांव की तरफ बढ़ चुका है। अपनी इन्वेस्टिगेशन को उसने जारी रखा हुआ है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे फिर से कुछ निशान नज़र आते हैं। गैरल्ट को लग रहा है कि यहाँ पर ब्रक्सा ने अटैक किया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये एक तरह के मॉन्स्टर होते हैं। अब बता देती हूँ कि जिस तरह से इच्छाधारी नागिन सांप के बदले इंसान का रूप ले सकती है, उसी तरह से जो ब्रक्सा है वो भी किसी लड़की का रूप ले सकते हैं। अब समझ में आ ही रहा होगा कि सीरी से अभी अभी जिस वेरीना की मुलाकात हुई थी वो एक ब्रक्सा है। गैरल्ट सीरी के पास आता है, उसे जगाता है और कहता है अब यहाँ से भागने का वक्त आ गया है, क्योंकि नेवेलियन ने एक ब्रक्सा को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। फिर वो नेवेलियन के कमरे की तरफ बढ़ता है और देखता है कि ये जो ब्रक्सा है यानी वेरीना, उसके अंदर से उसका ब्लड पी रही है, उसका खून पी रही है। गैरल्ट अंदर पहुंचता है और वो बहुत ज़ोर से चीखती है, जिसके फोर्स से गैरल्ट पीछे दीवार से जाके टकराता है। फिर शुरू होती है दोनों के बीच लड़ाई। गैरल्ट मॉन्स्टर्स को मारने में, उनका काम तमाम करने में काफ़ी आगे रहता है। वो थोड़ी देर पहले ही अपना पोशन भी पी चुका है, यानी कि वो ब्रक्सा से लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। वो वेरीना को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकता है, जहाँ सीरी भी मौजूद है। वेरीना गैरल्ट को कहती है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं सीरी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मगर गैरल्ट उस पर अभी भी अटैक किए जा रहा है। वो ट्रांसफॉर्म होती है और वहाँ से उड़ने लगती है। इस दौरान वो उस पर कई बार अटैक भी करती है। लड़ाई के दौरान गैरल्ट अपने विचर साइंस का भी इस्तेमाल करता है। जैसे जब ब्रक्सा उसकी तरफ देखकर चीखती है, तब गैरल्ट क्विन का साइन बनाता है और ख़ुद को शील्ड कर लेता है, और फिर आर्ट का यूज़ करते हुए उसे हवा में उछाल देता है। इस बीच वेरीना ज़ख्मी हो जाती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर दोबारा से ज़मीन पर गिरती है। सीरी बेहोश वेरीना के पास जाती है। वहीं वेरीना जो है वो सीरी को खुद ही पकड़ लेती है, अपना बंदी बना लेती है, और कहती है कि मैं इसकी गर्दन काट दूंगी अगर तुम मेरे पास आए तो। वो बस ये कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ पर नेवेलियन आता है और वो पीछे से वेरीना पर हमला करता है।
मगर फिर भी वेरिना मरती नहीं, पीछे की तरफ घूमकर आती है और नेवेलियन की तरफ बढ़ने लगती है। अगेन बिल्कुल लगता है कि कोई हॉरर स्टोरी चल रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कम से कम पहले तो बता देते ना थोड़ा सा मेकर्स कि भाई हॉरर सीन्स हैं आगे। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना ज़्यादा डरावना होगा। खैर वेरिना जो है वो अपने डरावने अंदाज में ही नेवेलियन को कह रही है कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते हो। और फिर गैरल्ट पीछे से आता है और उसकी गर्दन ही काट देता है। मगर फिर भी वेरिना की आंखें खुलती हैं। वो कहती है कि अब तुम्हारा नंबर आएगा, यानी कि वो कहना चाह रही है कि विचर तुम्हें भी मार डालेगा। वेरिना की मौत के बाद नेवेलियन पर जो श्राप था वो हट जाता है। वो दोबारा से इंसान का रूप ले लेता है। नेवेलियन जो है वो बताता है कि मैंने वेरिना को ज़ख्मी हालत में पाया था जंगलों में और मैं उसे लेकर आ गया था और मैं उसका ख्याल रखता था। वो मुझसे डरती नहीं थी, मेरे साथ रहती थी और मुझे पसंद भी करती थी। भले ही वो विलेज के लोगों को खा जाती थी मगर मेरे साथ तो ठीक से ही थी ना। नेवेलियन की जो लाइफ में अप्रोच है बहुत ही क्लियर है कि मेरे साथ ठीक से रहो, बाकी तो मर्डरर भी हो चलेगा। नेवेलियन को जो श्राप मिला था ना उसकी वजह से वो मर नहीं सकता था। मतलब अगर वो सुसाइड भी करता तो भी उसे मौत नहीं आती थी। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वेरिना जो है वो रोज़ रात को नेवेलियन को मतलब अपना डिनर बना के खाती थी और नेवेलियन मरता ही नहीं था, वो ठीक हो जाता था फिर से अगले दिन। तो दोनों के बीच जो अरेंजमेंट था वो काफ़ी सही था। मतलब वेरिना नेवेलियन को कंपनी देती थी और नेवेलियन बदले में उसे बॉडी देता था। नेवेलियन का दिल टूट चुका है। वो जिस ब्रक्सा को प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है और इन्हीं इमोशंस में बहकर वो एक सच्चाई बता देता है अपने बारे में और कहता है कि मैंने वो जो हाई प्रीस्टेस थी जिसने मुझे श्राप दिया था उसका रेप किया था। तो इस बात पर विचर काफ़ी डिसअपॉइंट होता है, साथ में सीरी भी। वो दोनों अपनी जगह पे पलटते हैं और उसे वहीं छोड़ के नेवेलियन को उसकी हालत पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। यानी नेवेलियन सिर्फ दिखने में ही मॉन्स्टर नहीं था, असली में भी मॉन्स्टर था। उसकी जो ब्यूटी और बीस्ट की जो कहानी थी उसमें वो भले ही शक्ल से राजकुमार दोबारा बन गया है मगर दिल से वो ख़राब था और इसकी माफ़ी उसे नहीं मिल रही है यहाँ पर इस कहानी में। गैरल्ट और सीरी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गैरल्ट सीरी को समझाता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब तुम्हें भागने के लिए कहूँगा तो तुम भागोगी, यानी कि मैं जो भी बोलूँगा तुम्हें वही करना है। सीरी को लग रहा है कि शायद उसके साथ ही कुछ गड़बड़ है। वो जहाँ भी जाती है लोग मरने लगते हैं और तकलीफ़ में आ जाते हैं। उसी की वजह से हर जगह आग लगी हुई है। इसी वजह से सीरी थोड़ा घबराई हुई है। उसे लगता है कि शायद वो अनलकी है। गैरल्ट उसे कहता है कि डर एक तरह की बीमारी है और अगर इसे ट्रीट ना किया गया, ठीक ना किया गया तो ये आपको अपने चपेट में ले लेता है। तो डर का खात्मा करना ज़रूरी है। डर का खात्मा कैसे किया जाएगा? उसका मुकाबला करके। मैंने भी थोड़ा थोड़ा मुकाबला किया इस एपिसोड को देखते हुए डर से। और मैं आमतौर पे हॉरर मूवीज़ या स्टोरीज़ ना देखना पसंद करती हूँ ना सुनना पसंद करती हूँ, बट क्योंकि विचर का एपिसोड था तो इसलिए मैंने देख ही लिया किसी तरह से। भले ही डर लग रहा था बट मैं देख रही थी कि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए और थोड़ी सी आंखें नीची भी कर लेती थी बीच बीच में, बट कहानी का अंदाज़ा हो रहा था कि क्या हो रहा है एटलीस्ट। अब चलते हैं फ्रेंजुला के पास। यहाँ निल्फगार्ड की आर्मी अपना कैंप पूरी तरह से पैक कर रही है। तभी यहाँ पर कुछ लोग अटैक करते हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ येनिफर और फ्रेंजुला जिंदा बचे हैं। लग रहा है कि बाकी सारे लोग ही गायब हो चुके हैं। ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड द ग्रेन ऑफ ट्रूथ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दिमाग में कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।